Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. आज हम एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो विचलित करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं. कोलकाता का एक लॉ कॉलेज और वहां हुई वारदात. जी, हमारे पास इसका जो विश्लेषण है उससे हम मुख्य तथ्यों को, जांच किस दिशा में जा रही है और इसके क्या मायने हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है. इसने मतलब बड़े संस्थानों में भी सिक्योरिटी को लेकर, जवाबदेही को लेकर और हाँ, कुछ बाहरी दखल के भी सवाल उठा दिए हैं. बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है. चलिए शुरू से देखते हैं, परत दर परत. ठीक है, तो सबसे पहले ये घटना है क्या? कौन शामिल है इसमें? ये घटना साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुई है. 24 साल की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट. अच्छा. और ये हुआ 25 जून की शाम को कॉलेज के कस्बा कैंपस में है. ओके, और आरोप किस पर है? आरोप 3 लोगों पर है. एक है मोनोजीत मिश्रा, 31 साल का. वो पूर्व छात्र है और वहां एडहॉक फैकल्टी भी था. अच्छा, फैकल्टी मेंबर. एडहॉक. और 2 अभी के छात्र हैं, जैब अहमद 19 साल का और प्रमित मुखर्जी 20 साल का. और हुआ क्या था, मतलब घटना कैसे हुई? आरोप ये है कि पीड़िता ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. उसके बाद इन लोगों ने उसे बहला फुसलाकर कैंपस में बुलाया और फिर ये अपराध हुआ. ये तो बहुत ही भयानक है. और इन आरोपों को सपोर्ट करने के लिए क्या सबूत मिले हैं अब तक? सबूत काफी गंभीर लग रहे हैं. एक तो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है. उसमें जबरदस्ती के निशान, काटने के निशान, खरोंच, इन सब का जिक्र है. ठीक है. और फोरेंसिक? हाँ, फोरेंसिक टीम ने भी यूनियन रूम, वॉशरूम और जो गार्ड का कमरा है वहां से हम सैंपल इकट्ठे किए हैं. और डिजिटल सबूतों की भी काफी बात हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल. डिजिटल एविडेंस इसमें बहुत क्रिटिकल लग रहा है. सीसीटीवी फुटेज मिली है. अच्छा, कब से कब तक की? दोपहर करीब 3:30 बजे से लेकर रात 11:45 बजे तक की. इसमें पीड़िता और ये जो आरोपी हैं इनकी मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है. और क्या दिखा फुटेज में? एक फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि पीड़िता को जबरदस्ती गार्ड रूम की तरफ ले जाया जा रहा है. ओह, और वो मोबाइल वीडियो वाली बात क्या है? वो भी एक अहम चीज है. आरोपियों के फोन से ही हमले के छोटे कई 90 सेकंड के वीडियो क्लिप्स मिले हैं. अपनी फोन से? जी. ये दिखाता है कि कैसे आजकल डिजिटल फुटप्रिंट्स जांच में कितने निर्णायक हो सकते हैं. सही बात है. तो अब जांच कौन कर रहा है? गिरफ्तारियां हुई हैं. हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं. 27 जून को ही तीनों मुख्य आरोपी मोनोजीत, जैब और प्रमित गिरफ्तार हो गए थे. ओके. और फिर बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड था, पिनाकी बैनर्जी 55 साल का, उसे भी गिरफ्तार किया गया है. गार्ड को क्यों? लापरवाही के लिए? हाँ, लापरवाही और शायद मिलीभगत का भी शक है. इसकी जांच चल रही है. और जांच के लिए कोई स्पेशल टीम बनी है? जी. 28 जून को एक 5 मेंबर की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है. एसीपी प्रदीप घोषाल उसे लीड कर रहे हैं. अच्छा, और एसटीएफ का भी जिक्र था? हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स भी इसमें शामिल है. वो उस वक्त कॉलेज में जो दूसरे छात्र थे या और लोग थे उनसे पूछताछ कर रही है. ये गार्ड की गिरफ्तारी, ये क्या किसी बड़ी संस्थागत लापरवाही या मिलीभगत की तरफ इशारा करती है? ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, वहां तैनात लोगों की जिम्मेदारी क्या थी. और इसमें क्या कोई राजनीतिक एंगल भी है? कुछ आरोप प्रत्यारोप? हाँ, वो भी चल रहा है. जैसे बीजेपी का आरोप है कि आरोपियों के टीएमसी नेताओं से संबंध है. अच्छा. वहीं टीएमसी ने ऐसे किसी भी कनेक्शन या बचाव से साफ इनकार किया है. हम यहाँ बस जो रिपोर्ट हुआ है वो बता रहे हैं. हाँ, ये जरूरी है कि हम निष्पक्ष रहें. और कोर्ट की तरफ से भी कुछ पहल हुई है? हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान ले और सीबीआई जांच की निगरानी करे. तो मामला सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं है, न्यायिक हस्तक्षेप की भी मांग उठ रही है. बिल्कुल. और यहीं से ये मामला एक व्यक्तिगत अपराध से बढ़कर एक सिस्टमैटिक इशू, एक संस्थागत मुद्दे की तरफ जाता है. वो कैसे? देखिए, ये घटना कैंपस के अंदर की कुछ गहरी समस्याओं को दिखाती है. जैसे कई बार राजनीतिक शहपाई छात्र नेता होते हैं जिन्हें दादा भी कहते हैं. हाँ, सुना है. उनका एक दबदबा होता है कैंपस में. एक तरह का माहौल बन जाता है कि कुछ भी करो सजा नहीं मिलेगी, इम्प्यूनिटी जाके बोलें. जी. और सुरक्षा व्यवस्था में भी जवाबदेही की कमी दिखती है. अक्सर कैंपस की ऐसी घटनाएं बड़े सिस्टम की खामियों का ही एक आईना होती हैं.
तो ये एक तरह की वेकअप कॉल है कॉलेजों के लिए, खासकर जो प्रतिष्ठित माने जाते हैं। पर दूसरी तरफ एसआईटी और एसटीएफ का तुरंत बनना, 4 गिरफ्तारियां, ये दिखाता है कि शायद दबाव काम कर रहा है। हाँ, कानून लागू करने वाली एजेंसियों की तरफ से ये एक मजबूत प्रतिक्रिया तो है, और शायद मीडिया की नज़र भी इसमें एक भूमिका निभा रही है। और इसने सुधारों की जरूरत को भी सामने ला दिया है ना? जैसे बेहतर सुरक्षा, शिकायतों के लिए सही सिस्टम। बिल्कुल, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, एक पारदर्शी शिकायत निवारण सिस्टम और कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा का रेगुलर ऑडिट, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। तो आगे क्या हो सकता है इस मामले में? क्या उम्मीद करें? देखिए, एसटीएफ की पूछताछ जारी रहेगी और छात्रों स्टाफ के बयान लिए जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग पर भी शायद कोई फैसला हो। डिजिटल सबूतों पर फोकस रहेगा तो शायद न्यायिक प्रक्रिया तेज हो। और शायद कैंपस सुधारों पर भी जोर बढ़े। हाँ, जन दबाव बना रहा तो व्यापक कैंपस सुधारों की उम्मीद की जा सकती है। ये सब यही दिखाता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक सुरक्षित और जवाबदेह माहौल बनाना कितना अहम है। तो कुल मिला के देखें तो ये घटना सिर्फ एक भयानक अपराध नहीं है, ये कैंपस सुरक्षा की हालत, बाहरी असर की गुंजाइश और संस्थानों की अपनी जवाबदेही पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सिर्फ सख्त नियम बना देना या बेहतर कैमरे लगा देना या जांच तेज कर देना, क्या यही काफी है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? या फिर हमें कैंपस के अंदर की जो मूल संस्कृति है, छात्रों के बीच जो पावर डायनामिक्स हैं और जो संस्थागत मूल्य हैं, उनमें कहीं ज्यादा गहरे बदलाव लाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सके। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.